यस, हेलो क्लास। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स टोटल का टोटल कहीं ना कहीं 14 मार्क्स इन्वॉल्व है। तो क्यों ना हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को टारगेट बना करके कवर करें। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को टारगेट बना रहा हूं मैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो बच्चों आना ही है। एक बात ध्यान में रखना, डायग्राम में भी वो चीजें क्लियर रखिएगा जिसमें आपका लेबलिंग अगर ओके है, डाटा अगर ओके है, सिस्टमेटिक रेस किस तरह जा रहा है, अगर वो ओके है, कम से कम 2 मार्क्स तो अवार्ड कर दिया जाता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एक बार देखिएगा और एक बार प्रैक्टिस करिएगा। स्लो करके, स्पीड को स्लो करके देख करके ध्यान से समझिएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म का वो पार्ट जो कि डायग्राम के बिहाफ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप देख के ही जाना एग्जाम में, देख कर ही जाना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भाई साहब, आपको एक बात पता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को अक्सर हम लोग जो रिवीजन करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं लेंस के बिहाफ पर, लेंस वाला जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात होती है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कई बार इसी टेलीस्कोप का नाम किसी दूसरे नाम से आता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइंट माइक्रोस्कोप। भाई साहब, कई लोग ये भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में, जिसको हम लोग कहते हैं जाइंट माइक्रोस्कोप। बड़ा माइक्रोस्कोप जैसा ही काम करता है ये, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? जाइंट माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपली। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट डायग्राम में से आता है वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। भाई साहब, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आपके सिलेबस में कोई हो या ना हो, 2 तरह के टेलीस्कोप का डायग्राम को थोड़ा देख लेना। एक है आपके पास, वन इज कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बाद न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बेटा, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्लास 12 स्टूडेंट, ये 5 डायग्राम को अगर आपने देख कर गए, एक ना एक क्वेश्चन फंसना ही है, निश्चित है। तो मैं इसमें डेरिवेशन पर नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं हाउ टू मेक द डायग्राम, हाउ टू रिप्रेजेंट द डायग्राम, हाउ टू गेन द 2 मार्क्स। अंडरस्टूड? तो बच्चे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब इतना हो जाए, कमांड हो जाए, तब इस पर ध्यान देना, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट और है, जिसमें कहा जाता है 2 डायग्राम। एक है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला वाला डायग्राम। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला वाला डायग्राम। ठीक है, और 7वें नंबर में जब आप इतना कवर कर लो तो एक बार मिरर फॉर्मूला वाला डायग्राम भी देख लेना। कहीं ना कहीं मिरर फॉर्मूला वाला डायग्राम जो है वो भी भाई साहब इंपॉर्टेंट ही रहे। तो एक एक करके मैं डायग्राम को कवर करने के लिए आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का लेक्चर। तो ध्यान दीजिएगा क्लास 12, फॉर यू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस that is called refraction through a prism. Now my topic is refraction through a prism. Refraction through a prism. इसके बिना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट में भागीदारी दिखाता है ये प्रिज्म वाला टॉपिक। थोड़ा ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, वैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 5 फेसेस होते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे ज्ञान देने नहीं, डायग्राम बताने आया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट यू मेक द ट्रायंगल। बेटा, पहले ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर लो कॉपी पे। ट्रायंगल लिखने के बाद में अब थोड़ा नामकरण भी कर दो, कोई बुराई नहीं है। एक का नाम ए रखा, बी, इसका नाम रखा सी। ध्यान से देखते रहना बस। अगर मैं एक बार बना सकता हूँ तो आप भी बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, एक सिंगल रे पास करो। यहाँ पे कोशिश करो ये रे कहां तक आए, लगभग सेंटर तक आए। ठीक है, ये रे सीधा गया। ठीक, स्केल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है पेंसिल से ही बनाना। अगर डायग्राम में परफेक्शन है, मेक द डायग्राम वाया पेन। बायोलॉजी थोड़ी है ये, डायग्राम बनाओ आप।
पेन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। ठीक है, बिना सोचे समझे इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दो, स्ट्रेट लेके जाओ इसको, कुछ ऐसा गया स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये हल्का सा डेविएट होता है कुछ यूं। ठीक है, डेविएट होने के बाद फिर से इसको, आपको पता है दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे फिर से दिखा दो, आगे जा रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टकराया, ये जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराया, ये पॉइंट पे टकराया था। ठीक है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाओ, कुछ ऐसा नॉर्मल जो कि सरफेस पे लगभग लगभग परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। ये बन गया इसमें नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल्स पे हाथ रख के बेटा, नॉर्मल पे हाथ रख करके इंसिडेंट रे तक लाइन को लेकर के आओ, इसको बोला जाएगा एंगल आई। ये क्या होगा, एंगल आई। ठीक है, आगे सुनिएगा, जैसे इतना डाटा होने के बाद ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे आगे गया है, जिस पॉइंट पे ये टकराया वहां पे फिर से एक नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बना। ठीक है, इस नॉर्मल का नाम एन रखा, इस नॉर्मल का नाम रख दो कुछ एन डैश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ये जो रे सीधा जाना चाहिए था, ये हल्का सा डेविएट हो जाता है और आगे चला जाता है कुछ इस तरीके से। फिर नॉर्मल पे हाथ रख करके इस पूरे एंगल का नाम रखो, इस पूरे एंगल का नाम है एंगल ई। आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट रे, और ये क्या कहलाएगा, इमरजेंट एंगल, सॉरी ये कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, ये कहलाएगा इमरजेंट एंगल। यस और नो? देन आफ्टर ये जो रे गया आगे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये लास्ट वाला रे क्या कहलाएगा बेटा, इमरजेंट रे। क्या कहलाएगा, इमरजेंट रे। भूलना मत इस बात को, क्या कहलाएगा ये, इमरजेंट रे। दूसरा वाला का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बोले तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, तो जो भी कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना है। इस वाले लाइन को पीछे करो, जो इमरजेंट वाला लाइन था उसको पीछे लेकर के आओ, पीछे लेकर के आओगे, ये इंटरसेक्ट होगा कहीं पर, जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ है, जहां पे भी इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आगे गया, एंगल आई बनाया, ये आगे बढ़ा, ये जो छोटा सा एंगल जो बनाना, ये वाला, इसको क्या नाम रखो, डेल्टा वन। ठीक है, इसको कहते हैं डेविएशन एंगल फर्स्ट। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ये जो एंगल छोटा सा ये दिख रहा है, इसका नाम है R1। ठीक है, ये वाला का नाम क्या है, R2। रिफ्लेक्टेड एंगल नंबर 2, ये डेविएशन डेल्टा वन। आपको पता होना चाहिए पाथ सीधा गया था लेकिन जाना पड़ा टेढ़ा, इसके कारण सबसे पहला एंगल कौन सा बना, डेविएटेड एंगल। ऑलराइट, फिर ये सीधा गया लेकिन इसने हल्का सा डेविएट किया, कितना पार्ट डेविएट हुआ, इतना पार्ट डेविएट हुआ। जो ये पाथ डेविएटेड पाथ है, ये एंगल क्या कहलाएगा, डेल्टा 2। अब ध्यान देखना, ये एंगल कहीं ना कहीं अल्टरनेट एंगल है, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, और ये लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों लाइन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, सिंपल है। फिर से देखो क्या मैंने बोला, मैंने आपको बोला सबसे पहले इस लाइन को ऑब्जर्व करो, ये वाले लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व करो, ये और ये जो लाइन जा रहा है इसको ऑब्जर्व करो, ये वाले को। तो ये एंगल 100% किसके एंगल इक्वल होगा, ये वाले का एंगल इक्वल होगा। तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा 2। ये क्या कहलाएगा, डेल्टा 2। इन दोनों का सम, कहीं पर भी एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, मान लो ये वाला एक्सटीरियर एंगल मान लो, तो इस वाले एंगल का नाम क्या कहलाएगा, दैट इज अ डेल्टा एम, दैट इज कॉल्ड द मीन डेविएशन, जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल होगा। बस बन गया डायग्राम। मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, जिसमें से एंगल ए को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहा जाता है इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक बार वीडियो को स्लो करके रिप्रेजेंटेशन को देखोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ये तैयार हो जाएगा। और इसमें ध्यान में रखना है, जो फाइनल रिजल्ट जो आता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज द डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। कुछ याद रहना, याद रहे, फॉर्मूला दिमाग में रखना, पहली चीज डायग्राम दिमाग में रखना, और कुछ दिमाग में रहे याद ना रहे, ये ग्राफ बना करके आ जाना, आंख बंद करके। एंगल आई और डेविएशन के बीच में जो डायग्राम बनता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई देखने के लिए मिलता है। भूलना मत इस बात को। रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म देखते ही ये 3 बातें लिख करके आ जाना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, डैम श्योर। ठीक है, अगला टॉपिक ला रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए इसको पहले। यस, आइए नेक्स्ट डायग्राम पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप, इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू ऑल। ठीक है, इस डायग्राम को भी सीख लो क्योंकि इसका डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है, बट द डायग्राम, अगर ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो इसके बिना कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल अधूरा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंसंट्रेट करिए डायग्राम पे। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस लिया जाता है वो लेंस लिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, एक बेसिक सा लेंस ले लो आप, ऑब्जर्व करते रहना चीजों को।
लेंस लेने के बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा बेटा कि क्या क्या पॉइंट आप टेक ओवर कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, यहां फोकस होता है, इधर 2F होता है, राइट साइड में भी फोकस होता है और 2F होता है। एक जगह डैश डैश रिप्रेजेंट कर दो। ऑब्जेक्ट ऑलवेज बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लिया जाता है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, जिसलिए मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। कोई समस्या नहीं। अब मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पर इन दोनों के बीच में। भाई याद है क्लास 10, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस देन इमेज मस्ट बी वर्चुअल, यस और नो। तो बेटा सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे। ऑब्जेक्ट में से रे कुछ यूं जाएगा आगे, ठीक है, और ये सबसे पहले कहां से पास होगा, फोकस से। फोकस से कुछ यूं करके गिरते हुए जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो मैं भी स्केलिंग वगैरह कर सकता हूं, लेकिन इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आप जल्दी से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। फोकस से कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। फिर दूसरा रे कहीं ना कहीं कहां से निकलेगा, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा, कुछ ऐसा। ऑब्जर्व ये करना कि ये दोनों रेस को थोड़ा फैला देना, मेरी बात को समझ रहे हो, दोनों रेस को थोड़ा फैला देना, क्योंकि वो पीछे की तरफ कन्वर्ज होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा तो पीछे की तरफ जाएगा, राइट। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो रे का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए दैट शुड बी फैला हुआ, अंडरस्टूड, फैला टाइप। जब इसको पीछे की तरफ लेकर जाओगे, बैक साइड लेकर के जाओगे, कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर जा रहे हो, जाओ, तो कहीं ना जा करके भाई ये ना कहीं तो टकराएंगे, और मान लो ये टकरा गया, ठीक है, मान लो ये टकरा गया, जहां टकराया वहां इमेज बना दो, ठीक है। और कॉपी ना इस तरह से हॉरिजॉन्टल वाइज रख करके बनाना डायग्राम, तो ज्यादा मजेदार लगेगा। अब जो नाम रखना है रख लो कि भाई ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का आंसर सबसे पहला फोकस से लाइन गया तो रे दिखा दो, रे शुड बी क्लियर, ओके बेटा, रे शुड बी क्लियर, ठीक। नामकरण रख दो, नामकरण के हिसाब से हम लोग ये रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, जो फाइनल इमेज बना वो वर्चुअल इमेज बना, इसलिए इसका नाम रख दिया मैंने ए डैश और इधर रख दिया मैंने बी डैश। आपको पता होना चाहिए यहां तक काम खत्म नहीं होता है, यहां पे हम लोगों को दो एंगल ढूंढना पड़ता है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा क्या होता है, व्हाट इज द अल्फा एंगल? अल्फा वो एंगल होता है जो कि ऑब्जेक्ट के कारण से बनने वाला मैग्नीफाइड एंगल होता है। व्हाट इज द बीटा? बीटा इज कहीं ना कहीं एंगल सबटेंडेड ड्यू टू इमेज की वजह से बनने वाला एंगल होता है। नाउ अगर मैं अल्फा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो भाई साहब एक चीज दिख रहा है मुझे, थोड़ा ध्यान देखो, ये पॉइंट तो ऑब्जेक्ट की वजह से भी बन रहा है एंगल और उसकी वजह से भी बन रहा है, इमेज की वजह से बन रहा है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं एक काम करो बेटा, एक काम करो, बेटा नहीं बोलता, बोलता है एक काम करो बच्चों, ठीक है, क्या आप करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ठीक पीछे कंस्ट्रक्शन कर लो और ठीक डैश डैश करके एक पॉइंट तैयार करो और इस पॉइंट का नया नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम रख दो ए डबल डैश। ऊपर क्या रखा तुमने? ए डैश। ऊपर क्या रखा आपने? ए डैश। इसका नाम क्या रखा आपने? ए डबल डैश। अब देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो सीधा यहां से बीचों बीच से जाता हुआ टच करता हुआ निकलेगा। अब देखो भाई काम हो गया। ये जो बड़ा सा एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये जो बड़ा सा एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल जो दिख रहा है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट के कारण से बनने, इमेज के कारण से बनने वाला एंगल। दैट एंगल नेम इज ए डैश ओ बी डैश। इसका नाम हो जाएगा ये बड़ा वाला साइड जो इमेज की वजह से बन रहा है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं पहले से आई। इसका नाम क्या होगा? एंगल बीटा, इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं बीटा, ठीक है, फील कर पा रहे हो बीटा। और ये जो छोटा सा एंगल ये बन रहा है ना, ये वाला भाई साहब, ये यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका नाम है अल्फा। ये छोटा वाला एंगल क्या होगा? अल्फा। बड़ा वाला एंगल क्या होगा? बीटा, भाई भूलना नहीं, ठीक है। तो वो जो छोटा वाला एंगल उसका नाम होगा एंगल ए डबल डैश एंड ओ बी डैश, भाई साहब ये कहलाएगा एंगल अल्फा, ठीक है। बाकी डेरिवेशन तुम मुझसे स्मार्ट बन चुके होगे, अभी तक इतना प्रैक्टिस कर लिए होगे, दिस मच इज एनफ फॉर यू एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। प्लीज डिस्कस कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू। यस क्लास 12 देखिए, दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेज होना चाहिए? दो। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज द आईपीस लेंस, ठीक है। दूसरी बात, दोनों का दोनों लेंस कैसे होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस, ऑलराइट, साइज में थोड़ा छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। आपने देखा होगा बायो लैब वगैरह में यूटिलाइज करते हैं आंखों के पास और वो ऑब्जेक्ट के पास, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आखिर है कौन, कहाँ यूज किया है हमने। बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे काम कर रहे हैं, तो डायग्राम को बस दिखा रहा हूं मैं कि मैंने ऑब्जेक्ट रखा कुछ ऐसे, ऑब्जर्व करिएगा। चाहे मैं स्केलिंग यूज कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं हाथ से बना के दिखा रहा हूं ताकि आप भी एग्जाम में कितना स्केल लेके बैठोगे, डाटा पूरा क्लियर होना चाहिए प्रैक्टिस के साथ। रे जाएगा सीधा, चला गया। सबसे पहले रे कहां से निकलेगा, फोकस से। फोकस से कोशिश करो यहां तक लेकर आने का। चलो अब जो हो गया हो गया। जहां पे फोकस हुआ यहां पे पॉइंट आउट कर दो ध्यान से कि ये क्या है, एफओ। अब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाओ, ध्यान से देखना कि वो ऊपर से गया है, इसके थोड़ा ऊपर से निकालना है इसको, ऐसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके गया मैं और रिप्रेजेंटेशन किया। अब जहां भी ये इंटरसेक्ट हुआ है ना, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट हुआ है, उस डाटा को दिखा दो पहले तो, इस डाटा उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो यहां पे, वहां पे बना दो इमेज। ये रहा ऑब्जेक्ट, वो रहा उसका इमेज, उसका नामकरण कर दो। ये ए और ये हो गया बी, ये इसका नाम हो गया ए डैश, इसका नाम हो गया बेटा बी डैश, जस्ट उल्टा अपोजिट। अब ध्यान देना, ये जो आईपीस लेंस है ना, ये आईपीस लेंस ही बिहेव करता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। पूछो क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले मैंने जब ये डायग्राम बनाया था, इसमें देखो अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज क्या बनता है, पीछे। अब यहां पे देखो, इस डाटा को देखो, ऑप्टिकल सेंटर भी तो है आईपीस का, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट बना था उसका इमेज क्या बनेगा बताओ, जस्ट इसके पीछे। तो हम लोग क्या करेंगे, रे को फिर आगे लेकर जाएंगे कुछ ऐसे, और पहले वो कहां से पास करवाएंगे, फोकस से, निकल गया ये बाहर। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाएगा कुछ यूं ऐसे। अब होना ये है कि जो जो रे आपको दिखा रहा हूं वो सब रे को पॉइंट आउट करना और उसको पकड़ करके उसको ठीक पीछे लेकर के आना और डाटा को ज्वाइन करवाना। डाटा को ज्वाइन करवाने का मतलब है सर, कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन शुड भी क्लियर होना चाहिए। मैं तो यहाँ मिनिमाइज कर ले रहा हूँ भाई, वहां पे तुम एक बार में बनाओगे तरह तरीके से, ठीक है। ऑब्जर्व करिएगा, अब मैं एक पॉइंट, दो पॉइंट, अगर तुम्हें दो लाइन लेके जाना लेके जाओ, या तीन लाइन लेके जाना लेके जाओ, लेकिन उसको कन्वर्ट एक ही पॉइंट पर कराना होने के लिए तो ये चौथा लाइन ये भी है। मैं पहले मेन लाइन को लेके जा रहा हूं, नीचे तक गए, फिर से भी लेके गया, कन्वर्ज कराया, इसको भी लेके गया। एनसीईआरटी में दो लाइन को लेके गया, तुम्हारी मर्जी, एनसीईआरटी को फॉलो कर लो। फिर ये चौथा लाइन है, कई सारे रेफरेंस बुक चार लाइन लेके जा रहे हैं, लाइक एसएल, अरोरा एंड ऑल। ध्यान रखना डायग्राम का फॉर्मेशन। ये हुआ आपका फाइनल इमेज। जो आपका फाइनल इमेज बना वो डाटा तैयार कर लो कुछ ऐसे। ये बना पीछे, इसका नाम रख दो ए डबल डैश और बी डबल डैश। भाई साहब ए डबल डैश और बी डबल डायग्राम बन चुका है मेरा। अब इसका लेबलिंग रह गया, लेबलिंग फटाफट कर दो। इसके लेबलिंग के हिसाब से आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यूओ। क्या कहलाएगा, यूओ। और उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दैट इज एफओ। भाई इसका इमेज कहां बना है, यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वीओ। भूलना मत बेटा, भूलना मत, वीओ। यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये किसका है, आईपीएस का बिहेव करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। आईपीएस का बिहेव करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या कहलाएगा, यूवी। भूलना मत वैसे। ये है फाइनल इमेज, जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट इमेज, जिसको हम लोग वीई कहते हैं, क्योंकि ये आईपीएस का ही फाइनल इमेज बना हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू द कैपिटल डी। भूलना मत भाई। ये हुआ इसका लेबलिंग। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये डाटा है, ये डायग्राम है भाई। ये डायग्राम सीधा सीधा हम लोगों को 2 नंबर दे देता है। इसमें एक चीज छूट गया, आप जानते हो क्या, अल्फा और बीटा। भाई आपको पता होना चाहिए, जो इमेज की वजह से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग कह देंगे बीटा एंगल। अभी बताया था ना मैंने। अल्फा एंगल इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसलिए अलग से रिप्रेजेंट कर दो और कह दो गुरुजी कहीं ना कहीं ये ए बी ऑब्जेक्ट होता होगा, वो ए बी ऑब्जेक्ट होता होगा, उसका जो अल्फा एंगल होगा वो अलग से रिप्रेजेंट कर दो। बाकी आपको डेरिवेशन में क्लियर दिख जाता है चीजें। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चे? देखिए भाई, ये डायग्राम आना ही है, निश्चित लिख लेना। दिस इज द इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू ऑल, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके क्लास, ऑब्जर्व कीजिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस डाटा में आपको फिर से मैं बता दूं, 2 लेंस यूज करना पड़ता है। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज आईपीएस लेंस। थोड़ा सा बस ध्यान देना, थोड़ा सा इसको थिक तो इसको थोड़ा सा थिन बनाना, ठीक है। साइज शुड भी ओके, छोटा बड़ा चलेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मैंने कोई खास खतरनाक लेबलिंग नहीं किया है। पहले हम लोग डायग्राम को तैयार करेंगे। आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है
आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इट हेल्प्स टू सी द फार ऑब्जेक्ट, दूर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट का है बेटा दूर है, दूर है तो बोले तो इन्फिनिटी में, तो मान लो कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई साहब, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका नाम क्या है ए बी, ठीक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रेज इज कम फ्रॉम द इन्फिनिटी, हमेशा ध्यान में रखना है वो कैसे आता है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, कुछ इस तरह से पैरेलल आते हुए देखने के लिए मिलता है। तो मान लीजिए रेज पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले रेज को उसको पास करवाओ, हल्का सा डेविएट करते हुए कुछ यहां तक लेकर आ जाओ, फिर दूसरा रेज को थोड़ा सा इसके ऊपर से फिर से जैसे पहले लेके जाते थे, ठीक है, और इन दो रेज को एरो मार्क शो कर दो, ठीक है। एरो मार्क शो करने के बाद जहां पर ये टकराया वहां पर एक इमेज बना दो। डाटा को देखिएगा फिर से, लाइन शुड बी स्ट्रेट, लाइन शुड बी प्रॉपरली स्ट्रेट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो है ए डैश एंड बी डैश। अब फिर से वही कहानी, पुरानी वाली कहानी, आईपीस लेंस इज बिहेव लाइक एज अ, आईपीस लेंस इज बिहेव लाइक एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग रेस को आगे लेकर के जाएंगे, और आगे लेकर के इस तरह से जाएंगे, आगे रे में इस तरह से दिखाना चाह रहा हूं, यूं करके आगे लेके जाएंगे और रेस को आगे फॉरवर्ड कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये चारों के चारों रेस को, इन चारों के चारों रेस को मैं पीछे की तरफ लेकर के आऊंगा, और ज्यादा दूर तक लेके नहीं जाना, यहीं पे कहीं पर आसपास टकरा देना है इनको। देखना बेटा, ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए चीजें, कन्वर्ज करवा देना इन सबको इकट्ठा एक साथ, कैसे भी करो इसको कन्वर्ज करवाना है, इकट्ठा एक साथ कहीं पर न कहीं पे कन्वर्ज करवाना है बच्चे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये सब पॉइंट आकर के एक जगह पर कन्वर्ज हो गया कुछ ही, तो ये बन गया आपका फाइनल इमेज। इसको सही से बना लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इरेजर, इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करना भाई, ठीक है। एक पॉइंट पे इस तरह से कन्वर्ज करवाना, दैट इज बेटर फॉर यू, एंड दिस इज द फाइनल इमेज। कुछ इस तरह से बनाएंगे आप। ए बी ये था, इसका नाम क्या कहलाएगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। फिर से इसका नाम क्या कहलाएगा, ए डबल डैश और बी डबल डैश। इसमें जानते हो, इसमें एक बात जानते हो, ऑब्जेक्ट के कारण से भी जो इमेज बन रहा है उसको भी दिख जाएगा, और फाइनल इमेज के कारण से जो इमेज बन रहा है वो भी दिख जाएगा। तो ये फाइनल इमेज होता था ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके कारण से बना दो ये बीटा एंगल। और भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि ये आईपीस लेंस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो एंगल एक और ये तैयार हो रहा है, ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश, मतलब ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, दैट इज कॉल्ड द अल्फा। ये एंगल ले लेना अल्फा। डायग्राम बन चुका है अपने पास। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान में रखना, इस तरफ एफओ लिख देना और इस तरफ एफई लिख देना, भूलना मत सब चीजों को। और जो डाटा है आपको पता है कि यू, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पर रहेगा, इंफिनिटी पर रहेगा, दैट इज यूओ वाला वेरिएशन। और इस केस में आपका जो एफ होगा वो यहां तक लिया जाएगा, और एफ की डिस्टेंस यहां से टेक ओवर किया गया है, तो ये इसको एफ ले लिया जाएगा। इस डिस्टेंस को हम लोग यू ही मान देते तो यू ही मानेंगे, ये फाइनल डिस्टेंस को हम लोग वी मान देते तो वी मानेंगे। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। प्लीज ध्यान से देख करके स्लो मोशन में इस चीज को एनालाइज कीजिएगा और आपका ये डाटा तैयार हो जाएगा। जो भी एरो मार्क दिखे उसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए इसका मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, m = -f/f 1 + d/f करके इस तरह से फॉर्मूला बनता है। चेक कर लीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम आपके पास आ चुका है। क्लास 12th रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दो इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, दैट इज द कैसिग्रेन टेलीस्कोप एंड अनदर इज द न्यूटोनियन टेलीस्कोप। बच्चों ये दोनों का दोनों टेलीस्कोप के डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें दो तरीके का मिरर यूज करके बनाया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लेंस वगैरह का कॉस्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो न्यूटन लोग ने सोचा इतना महंगा हर लैब तक कैसे पहुंचेगा, तो लैब तक पहुंचाने के लिए जो एक मैनुअल तरीके से तैयार किया गया टेलीस्कोप, जो कि कहीं ना कहीं स्फेरिकल एब्रिविएशन वगैरह जैसे प्रॉब्लम से दूर था, ठीक है। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन बनाने वाला ये टेलीस्कोप तैयार किया गया, जिसमें ऑब्जेक्ट फिर से इनफिनाइट डिस्टेंस पर था और इमेज कहीं ना कहीं आईपीस में बन रहा था। तो दो तरीके का मिरर लिए गए, दोनों के दोनों कनकेव मिरर है और ये
आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स मिरर है, ये दोनों कनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं पैराबोडियल ऑब्जेक्टिव मिरर, और यहाँ पे आईपीस लेंस होता है। आपको ये दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रेज आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, इसलिए लिखा हुआ है कि पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये दोनों रेज कहां से आ रहे हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आया, टकराया, टकरा करके यहाँ पे कन्वेक्शन से फिर से डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट होने के बाद में आईपीस पर आकर के इमेज का फॉर्मेशन बन गया। अब यहाँ पर भी न्यूटोनियन टेलीस्कोप में भी पैरेलल रेज आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल रेज आ रहे हैं, दोनों ने टकराया, टकरा करने के बाद में यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा के रखा गया था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिरर लगा के कनकेव मिरर रखा गया था, और यहाँ पे आईपीस के सामने आकर के यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल गया। ये जो इमेज बना, ये इमेज का फॉर्मेशन जो कि एक फॉर्मेशन तुमको देखने के लिए मिलता था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, उसी तरह से मिला। लेकिन आपको बता दूं, ये जो टेलीस्कोप है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, लेकिन आपको बता दूं सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से हर बार ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन क्या पता इस बार तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ या खराब हुआ, क्या होगा, लेकिन न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी आने की पूरी संभावना होती है। तो प्लीज ये दोनों टेलीस्कोप को अच्छे से देख लेना, दोनों डायग्राम को देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया, आज जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, प्लीज इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।